नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी की कक्षा 11 की क्लास में आज से शुरू करूंगा। कक्षा 11 में पहला अध्याय हम पढ़ेंगे जीव जगत। इससे पहले भी मैंने कक्षा 11 के लिए 2-3 चैप्टर शुरू किया था और उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किया था, लेकिन वो साफ ना होने की वजह से मैं फिर से शुरू करूंगा। कक्षा 11 की क्लास अध्याय 1 से शुरू करूंगा और डिफिनेशन को लिखवाते हुए। ठीक, तो आपको यहाँ से रिवाइज करके पढ़ना है। अध्याय फर्स्ट का पहला पार्ट मैं अपलोड करूंगा, भाग 1, जो कि मैं अब शुरू करूंगा। कक्षा 11 में पहला अध्याय जीव जगत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो इस अध्याय में आपको क्या बताया जाएगा, तो पहले ये समझ लेते हैं। जीव जगत अध्याय में आपको बताया जाएगा कि जीवित जीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस बताया जाएगा। जीवित किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। दूसरा बताया जाएगा कि जीवित जीवों के क्या लक्षण होते हैं। ठीक, उसमें से आपको बताए जाएंगे विशिष्ट लक्षण कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम जीवों का अध्ययन कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या चीज़ें संस्थाएं बनाई गई हैं जिनमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें बताएंगे जो आपसे बायोलॉजी के स्टूडेंट होने की वजह से कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो कक्षा 11 है, आपको बेस यहीं से शुरू करना है और अच्छी तरीके से बायोलॉजी को पढ़ते चलना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीव विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान की डिफिनीशन बताइए, तो आप क्या बताओगे। जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या देंगे। जीव विज्ञान की परिभाषा आप देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए, यहाँ पर बायोलॉजी शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायो, दूसरा लॉजी। जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग से, मतलब जीवित जीव। लॉजी जो शब्द बनता है, लॉजी, ये बना है लोगोस शब्द से, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना, जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हुई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। देखिए, किसी का भी डिफिनेशन निकालना तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है निकालना, जो शब्द आगे लगा है उसी का अध्ययन करना। जैसे जीव विज्ञान है तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, रसायन विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। भौतिक रसायन है तो भौतिक रसायन का, भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का आप डिफिनेशन इसी तरीके से दे सकते हैं। तो जीव विज्ञान का डिफिनेशन आप क्या दोगे, आप अगर इसको भूल जाते हो तो भी अपने मन से लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। आपको क्या याद रखना है, बस यहीं तक याद रखना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक, बाकी इसी को जोड़ दीजिए, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो किसी का डेफिनेशन इस तरह से आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया जो आपका सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, उसका मतलब क्या है। ठीक, तो जीव विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें कितनी शाखाएं आपको पढ़नी है, तो जीव विज्ञान में आपको 2 शाखाएं पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहता है जूलॉजी। और फिर आता है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। फिर वही चीज, अगर आपसे कोई पूछे जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो आप क्या लिखोगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, सिंपल है। जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या हुई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या कहलाता है, फिर वही चीज, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का।
ठीक, जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु कौन है? जानवर, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ह्यूमन बीइंग भी जानवर जंतुओं में ही आते हैं, मनुष्य भी जंतुओं में ही आता है। तो इन सभी का अध्ययन जो हम जंतु विज्ञान में करते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप क्या लिखोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनक के बारे में, कि किसका कौन जनक है। तो जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक पूछा जा सकता है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है। अरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक भी हैं अरस्तु। इन सभी पॉइंट को याद रखना है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस। ठीक, क्लियर है? तो ये बेसिक है। आपको जीव विज्ञान के, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में कि जीव विज्ञान जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है वो है क्या। जीव विज्ञान आपको क्या पढ़ना है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करेंगे। तो जीव विज्ञान में हमको जीवों का ही अध्ययन करना है। ठीक, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखा आपको पढ़नी है? 2 शाखाएं पढ़नी है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक, बस ये था बेसिक चीज़ें जो एक जीव विज्ञान के स्टूडेंट को आनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इनके जनक क्या होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, आपके जुबान पर रटे होने चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक मैंने ट्रिक भी बताया आपको कि किस तरह से किसी का भी डिफिनेशन आप लिखो। ठीक है, चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। तो जीव विज्ञान की परिभाषा भी हो गई। अब हम पढ़ेंगे सजीव क्या होते हैं। सजीव, चूँकि मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया है, इस चैप्टर में आपको सजीव के बारे में पढ़ना है। निर्जीव क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच डिफरेंस क्या होता है, यही पढ़ना है। सजीव क्या होते हैं? बचपन से आप पढ़ते आए हो। सजीव मतलब लिविंग बीइंग्स, वे जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, जो बाहर के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक सजीव के लक्षण होते हैं। जीव या सजीव क्या होते हैं? अपने समान संतान भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो ये सभी एक सजीव का लक्षण होता है। ठीक है, तो सजीव क्या होते हैं? वे जो स्वप्रतिकृति करते हैं, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। सजीव क्या है? जो वृद्धि कर सकते हैं। सजीव क्या है? जो गमन कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सजीव के लक्षण होते हैं। तो सजीव के लक्षण में आप लिखेंगे जीव स्वप्रतिकृति। जीव किसे कहते हैं? जीव जो स्वप्रतिकृति करता हो, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करता हो। जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील मतलब वृद्धि उसमें होता रहे, विकासशील तथा स्वनियमनकारी मतलब अपने सारी चीज़ों को खुद से नियमित करता है। स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति
अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। ठीक है। सजीव क्या होते हैं? वे जिनमें स्वप्रतिकृति होती है, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। विकासशील मतलब विकसित होते रहे। स्वनियमनकारी जिनके शरीर खुद अपने आप नियमित होता है। ये सभी के सभी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र जिसमें पाया जाता है। और वे जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। बाह्य उद्दीपन जैसे मतलब गर्मी हो रही है तो मुझे देखिए पसीना आ रहा है, तो मैं बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या कर रहा हूँ? अनुक्रिया कर रहा हूँ। मुझे पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ का बाहर का टेम्परेचर अलग है, तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति हम क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया करते हैं। या कोई अगर हमें सुई चिबो देता है तो मैं हाथ हटा लेता हूँ, तो ये क्या है? बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या हम कर रहे हैं? अनुक्रिया करता हूँ। लेकिन ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, कितना भी मारो इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये होता है एक जीव का लक्षण। ठीक, जो स्वप्रतिकृति कर सके, विकासशील हों, स्वनियमनकारी हों और बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हों। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक, तो नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव में ऐसे कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम जीवधारियों के लक्षण के बारे में। चलिए समझते हैं जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं। जीवधारियों के लक्षण। जीवधारी का मतलब क्या है? जीवधारी मतलब वे जो जीवित जीव हैं, जीवधारी। ठीक है, जिनके अंदर सजीव की क्षमता है, मतलब गुण है, विशेषता है, ऐसे को हम जीवधारी कहते हैं। तो इन्हीं का लक्षण ढूंढना है कि जीवित जीव का लक्षण क्या होता है। अगर हम कैसे कहेंगे कि कोई जीवित जीव है? निर्जीव अलग, जीव और सजीव अलग। तो सजीव के लक्षण क्या हैं, इसी को हमको पढ़ना है जीवधारियों के लक्षण में। सबसे पहला लक्षण आता है वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, तो जीवधारियों के लक्षण में सबसे पहला लक्षण आता है वृद्धि। आप सभी को पता है कि वृद्धि का मतलब क्या होता है? आकार में बढ़ना या फिर संख्या में बढ़ना। ठीक है, मतलब समझ में आया? आकार में बढ़ने का मतलब कि कोई इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म था, ये इतना बड़ा हो गया, तो ये हो गया आकार में बढ़ना। संख्या में बढ़ने का मतलब ये एक था, 1 से 2 हो गया, तो ये क्या होगा? ये होगा वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है या तो आकार में बढ़ो, आकार में बढ़ना, या संख्या में बढ़ना, संख्या में बढ़ना। दूसरा, भार में भी बढ़ना क्या है? वृद्धि है। भार में बढ़ना भी क्या होता है? वृद्धि होता है। मान लो किसी जीव का शरीर 10 किलोग्राम था और यह बढ़कर कितना हो गया? 20 किलोग्राम हो गया, तो इसे भी क्या कहेंगे? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब आकार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना या फिर भार में बढ़ना। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो आपको पता है कि जीवित जीवों में वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, जंतुओं में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो सजीव में तो वृद्धि होता है, ये तो कन्फर्म है। वृद्धि सजीव में होता है, ये तो कन्फर्म है। सजीव में होता है वृद्धि, लेकिन क्या वृद्धि निर्जीव में होता है? ऑब्वियसली आपके मन में सीधे सवाल आ रहा होगा कि निर्जीव में वृद्धि कहाँ होता है? निर्जीव में वृद्धि होता ही नहीं। क्या ये वृद्धि करेंगे? नहीं। व्हाइट बोर्ड वृद्धि करेंगे? नहीं। कोई निर्जीव वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत है। कुछ निर्जीव वस्तु ऐसे भी हैं जो वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया? या तो आकार में बढ़ना, या तो संख्या में बढ़ना, या तो फिर भार में बढ़ना। तो कुछ ऐसे भी निर्जीव पदार्थ हैं जो वृद्धि दर्शाते हैं, जैसे पर्वत, रेत के टीले, ये सभी वृद्धि दर्शाते हैं। किसी समय में पर्वत की ऊंचाई इतनी रही होगी और इस पे धूल, कंकड़, पत्थर ये सभी इकट्ठा होकर यहाँ पर गिरेंगे, तो इससे इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो इससे पर्वत का आकार बढ़ जाता है। तो पर्वत एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन उसमें भी वृद्धि हो रही है।
हमने क्या बताया था, वृद्धि का पैमाना क्या होगा, या तो आकार में बढ़े, या तो संख्या में बढ़े, या तो भार में बढ़े। तो देखिए आकार में बढ़ रहा है, भार में भी बढ़ रहा है, तो वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो निर्जीव चीज़ों में भी वृद्धि होती है। ठीक, रेत का टीला, आप कहीं पर रेत का टीला बना दो, फिर वहाँ पर कुछ देर बाद क्या होगा, ये रेत और उस पर डिपॉजिट होंगे, उसका साइज और बढ़ जाएगा। एक और सिंपल सा, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसे 20 से तोड़ दूँ, ठीक है, तो 2 हो जाएंगे। तो 1 था 2 हो गया, संख्या में बढ़ना है। ये एक निर्जीव है लेकिन 1 से 2 हो गया, तो संख्या में बढ़ना भी क्या होता है, वृद्धि कहलाता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा वृद्धि सजीवों का लक्षण होता है और निर्जीवों का भी लक्षण होता है। तो चूंकि वृद्धि सजीव का लक्षण है और निर्जीव दोनों का लक्षण है, हमको विशिष्ट लक्षण ढूंढना है। विशिष्ट लक्षण का मतलब क्या, वे लक्षण जो सिर्फ किस में पाए जाएं, सजीव में। वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स में, निर्जीव में बिल्कुल भी ना पाए जाएं, तब हम उन्हें कहेंगे सजीवों का विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या होंगे, वे लक्षण जो सजीव में पाई जाए, सिर्फ और सिर्फ सजीव में, निर्जीव में ना पाई जाए, तब हम उन लक्षण को क्या कहेंगे, विशिष्ट लक्षण। तो क्या ये विशिष्ट लक्षण है वृद्धि? नहीं, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जा रहा है। ये वृद्धि सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ सजीव में पाया जाए, निर्जीव में ना पाया जाए। तो चूंकि वृद्धि सजीव निर्जीव दोनों में पाया जा रहा है, इसीलिए वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता। ठीक, तो समझ में आया, वृद्धि सजीवों का लक्षण होता है। तो आगे इसमें लिखेंगे, वृद्धि में सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार में तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। मतलब आपने लिखा इसमें, बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। हम लोग इतने छोटे से इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, आखिर क्या होता है हमारे शरीर में? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से, कोशिकाओं से। कोशिका में, एक कोशिका में विभाजन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2 कोशिका में। फिर दोनों कोशिका में विभाजन होता है और 2 से क्या बन जाती हैं, 4 कोशिका में। इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। हमारी शरीर की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। तो जब कोशिका विभाजन से इतनी कोशिका बनती हैं, जब कोशिका विभाजन से कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो हमारा आकार भी बढ़ेगा। तो जो बहुकोशिक जीव होते हैं, बहुकोशिक जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से, मतलब कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों को हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो बहुकोशिक जीव में मनुष्य भी आता है, जिनका पूरा शरीर करोड़ों कोशिकाओं, अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इन कोशिकाओं में विभाजन होता है जिससे हम वृद्धि करते हैं। ठीक है, समझ में आया? हम छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं, क्या हम जो खाना खाते कहीं इकट्ठा होता है क्या जिससे हमारा शरीर बढ़ता है? नहीं, हमारे शरीर की कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो विभाजित होंगी तो थोड़ा और आकार बढ़ेगा, क्योंकि विभाजन में कोशिका की संख्या बढ़ती है। तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो हमारा आकार भी बढ़ेगा। तो जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो हमारा आकार बढ़ता रहता है और हम एक निश्चित ग्रोथ वृद्धि तक पहुंच जाते हैं। तो बहुकोशिक जीवों का में वृद्धि किसके द्वारा होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा। तो इसमें आप लिखेंगे, बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पौधों में वृद्धि पूरे जीवन तक होती है, लेकिन हम लोगों में या जंतुओं में वृद्धि कुछ ही समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती। जैसे अगर हमारी साइज इतनी हो गई तो शायद इससे ऊपर अब साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे, पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है एक निश्चित आयु तक, और वहाँ तक हमारी वृद्धि जब हो जाती है तब उसके बाद कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन कुछ विशिष्ट स्थानों पर होता है। जैसे अगर हमारा यहाँ पर कहीं से स्किन कट जाए तो कटने के बाद फिर से यहाँ पर स्किन बन जाता है कुछ दिनों के बाद। तो वहाँ पर कैसे स्किन बना? यहाँ की जब कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो वहाँ की कोशिकाएं विभाजित होकर इसको पूरा भर देती हैं। तो कोशिका विभाजन होता है लेकिन कुछ ही हद तक, वृद्धि के लिए नहीं। ठीक, तो आप इसके आगे लिखेंगे,
एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिनकी पूरी की पूरी जीवन चक्र एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती है। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। यह भी वृद्धि किससे करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक, तो अब चूंकि हमने बताया ये सजीवों का लक्षण है वृद्धि, लेकिन निर्जीवों का लक्षण किस प्रकार से? तो अगले लाइन से लिखेंगे, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होता है। इन पर जब पदार्थ एकत्र होते हैं तभी इनकी वृद्धि होती है। ठीक, तो पदार्थों के एकत्र होने के कारण अर्थात बाह्य वृद्धि होती है। इनमें जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि होती है, और जंतुओं या पौधों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि जीवों का एक लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो वृद्धि जो है वो जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता। लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं होता। मैंने आपको बताया ना विशिष्ट लक्षण क्या होंगे। विशिष्ट लक्षण तभी कहेंगे जब सिर्फ सजीव में पाया जाए, निर्जीव में ना पाया जाए। तो चूंकि वृद्धि सजीव निर्जीव दोनों में पाया जाता है, इसलिए वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ यही पूछे जाते हैं, नीट में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि सिर्फ यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है कि कौन से लक्षण विशिष्ट लक्षण हैं। जीवों के विशिष्ट लक्षण को आपको बताना है। तो वृद्धि तो लक्षण तो है जीवों का, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये निर्जीव में भी पाया जाता है। दूसरा लक्षण आता है जनन, ठीक है, दूसरा आता है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन किसे कहते हैं? जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, यह आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाए, सॉरी सेकेंड ईयर में बताया जाएगा, क्लास 12th में। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन मतलब जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, दो विपरीत जनक की आवश्यकता। मतलब एक नर और दूसरा मादा। नर और मादा में युग्मक उत्पन्न होते हैं, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, गैमीट। इन दोनों युग्मकों के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। इन दोनों युग्मकों के मिलने से बनता है जाइगोट, और जाइगोट से उत्पन्न होता है नया संतान। ठीक है, देखा आपने। जनन का मतलब क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। जनन दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, एक नर होता है तो दूसरा मादा। नर में नर युग्मक उत्पन्न होता है, मादा में मादा युग्मक। दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट, और जाइगोट से नया संतान उत्पन्न होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये ज़्यादातर अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह में। अगर हम अमीबा में देखें तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? अलैंगिक जनन अमीबा में एक ही जनक की आवश्यकता है। देखिए इन दोनों जनन में, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में जो बड़ा डिफरेंस है वो यही है, यहाँ पर दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? नर और मादा की। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक अकेले संतान उत्पन्न कर सकता है, इसे किसी मादा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बीच से विभाजित हो जाते हैं और एक अमीबा से कितना अमीबा बन जाता है? दो अमीबा बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि एक अमीबा से
2 अमीबा बन गया। इसका मतलब क्या है, ये अपने समान संतान उत्पन्न कर दिए, इसी को कहते हैं जनन। चूंकि एक ही जनक की आवश्यकता हो रही है इसलिए हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, तो जो जनन होता है, जनन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो ये किसका लक्षण है, सिर्फ और सिर्फ सजीव का लक्षण है। सजीवों में ही जनन होता है। क्या किसी निर्जीव में जनन होता है? क्या ये पेन अपने समान पेन उत्पन्न कर पाएगा खुद ब खुद? नहीं। व्हाइट बोर्ड अपने समान व्हाइट बोर्ड उत्पन्न कर पाएगा? नहीं। जनन किसी भी निर्जीव में नहीं होता, एकदम सत्य है। सजीवों में जनन होता है, सही है, लेकिन निर्जीव में जनन नहीं होता। इस पॉइंट को अंडरलाइन रखेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि वे लक्षण जो सिर्फ सजीव में पाए जाए, निर्जीव में ना पाए जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, विशिष्ट लक्षण। लेकिन जनन विशिष्ट लक्षण नहीं कहलाएगा। क्यों? आप सोच रहे हो ये तो गलत हो गया, हमने तो बताया कि जो सजीव में पाए जा रहे, जो निर्जीव में नहीं पाए जाएंगे, वही विशिष्ट लक्षण होंगे। लेकिन जनन सभी सजीवों में नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं, कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जैसे खच्चर, म्यूल, बंध कामगार मक्खी, बंध कामगार मधुमक्खी, और कुछ बंध मनुष्य। कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जो जनन नहीं कर सकते हैं, जनन नहीं कर सकते हैं। खच्चर अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। बंध कामगार मधुमक्खी, एक मधुमक्खी के 3 प्रकार होते हैं, रानी मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी। जिनमें से रानी और ड्रोन संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कामगार मधुमक्खी, बंध कामगार मधुमक्खी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। कुछ बंध मनुष्य, आपने अभी सुना होगा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, तो बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मनुष्य को हम कहते हैं बंध मनुष्य, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। तो देख रहे हैं कि ये खच्चर भी एक सजीव है, बंध कामगार मधुमक्खी भी सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, बंध मनुष्य भी क्या है, सजीव है। सजीव होने के बावजूद इनमें जनन नहीं हो रहा है। इस वजह से हम जनन को विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट लक्षण की परिभाषा क्या है, वे लक्षण जो सभी सजीवों में हो, निर्जीव में नहीं। लेकिन सभी सजीव में नहीं हो रहा है। यहाँ पर इतने सजीव ऐसे हैं जिनमें जनन नहीं पाया जाता, इसलिए जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं कहला सकता। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जनन में, जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीवों में लैंगिक जनन होता है। मैंने बताया था ना आपको, बहुकोशिक जीव मतलब ऐसे जीव जिनकी शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है, उन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और जो अलैंगिक जनन होता है किसमें, एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है। तो लिखेंगे बहुकोशिक जीवों में लैंगिक जनन होता है, इसका अर्थ है डैश करके अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। ठीक, जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जिनका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया। तो ये तो था एक अमीबा का एग्जाम्पल। कवक भी अलैंगिक जनन करते हैं। कवक मतलब फंजाई। तो कवक भी एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। यह भी अलैंगिक जनन करते हैं। किस प्रकार से, बीजाणु उत्पन्न करके। एक बार में लाखों बीजाणु उत्पन्न कर देंगे, और लाखों बीजाणु से लाखों नए कवक उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिखेंगे कवकों में लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तंतुवत कवक शैवालों तथा मॉस प्रोटोनीमा विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। जैसे शैवाल की बात करा गया, कह रहे हैं कि शैवाल हो गए, तंतुवत कवक हो गया, मॉस पौधा हो गया, इन सभी में विखंडन द्वारा जनन होता है। ये सभी सेकेंड ईयर का आपका टॉपिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं तो मैं बता दूँ विखंडन क्या होता है। जैसे कोई एक शैवाल है, ठीक है, तो इन शैवाल में विखंडन होता है। विखंडन का मतलब खंड में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड नया, जब देखिए खंड में टूट गए और ये प्रत्येक खंड नया स्पाइरोगाइरा बना लेता है, नया जीव बना लेता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं विखंडन। ठीक है, तो विखंडन में देखिए एक जीव था जिनसे कितने जीव बन गए, एक जीव से 3 जीव बन गए, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न कर लिया। इसी को कहते हैं विखंडन विधि।
तो तंतुवत कवक, शैवालों तथा मॉस प्रोटोनिमा विखंडन द्वारा विधि द्वारा उत्पन्न करते हैं संतान। ठीक, ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब देखिए मुकुलन द्वारा जनन क्या मतलब क्या है, ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। मुकुलन, विखंडन, ये सभी आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। 12th का पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको बताया जाता है। थोड़ा थोड़ा दिया गया है तो बता दें। कह रहे हैं ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन क्या होता है, शरीर पर मान लो ये एक ईस्ट है, ये एक ईस्ट है, इसके शरीर पर एक उभार बनता है जिसे हम कहते हैं मुकुल, बड़। अब ये मुकुल इनसे और इनके शरीर पर और बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और इस शरीर से अलग हो जाता है एकदम, इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाता है, इसको पूरा छोड़कर क्या हो गया, अलग हो गया। तो देखिए एक ईस्ट था जिससे 2 ईस्ट बन गए, इसी प्रोसेस को कहते हैं मुकुलन, बडिंग। ठीक है, तो ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। तो लिखेंगे ईस्ट और तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, तो प्लेनेरिया में जनन होता है पुनरुद्भवन के द्वारा। मतलब प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसको हजारों भागों में तोड़ दो और प्रत्येक वह भाग जिसमें न्यूक्लियस का अंश हो वो क्या बना लेगा, नया प्लेनेरिया बना लेगा। ठीक है, मतलब इस एक प्लेनेरिया है, अगर हम इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो वो भाग जिसमें न्यूक्लियस है क्या करेगा, नया प्लेनेरिया बना लेता है। देखिए 3 खंडों में हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो 3 खंडों में टूटने के बाद ये क्या होगा, प्रत्येक खंड नया प्लेनेरिया बना लेगा। इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो बाद में फिर से पूंछ बन जाती है, इसी को कहते हैं रीजनरेशन। अभी देखिए ये इसके सर है, सर से ही पूरा का पूरा शरीर या विकसित कर लेता है, इसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। ये क्वेश्चन AIPMT का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि पुनरुद्भवन की असीम क्षमता किस में पाई जाती है, प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में। ठीक है, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक था, इसको हमने कई भागों में तोड़ दिया, प्रत्येक भाग क्या कर रहा है, ये भाग देखिए पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लिया, इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। तो प्लेनेरिया में किसके द्वारा जनन होता है, पुनरुद्भवन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा। तो लिखेंगे प्लेनेरिया एक चपटा कृमि है, यदि इसके शरीर का कुछ भाग खंडित हो जाए तो यह पुनर्जनन द्वारा अपने लुप्त हुए भाग का निर्माण कर लेता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर। अभी मैंने बताया ना कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर हो गया, इंग्लिश में खच्चर को कहते हैं म्यूल, खच्चर हो गया। दूसरा आता है बंध, कामगार, मधुमक्खी। फिर तीसरा आता है बंध ह्यूमन, या इसे हम कहते हैं अनुर्वर मानव युगल, अनुर्वर मानव युगल। मतलब होता है स्टेराइल ह्यूमन कपल, ह्यूमन कपल। तो ये कुछ ऐसे सजीव हैं जो जनन नहीं कर सकते, इस वजह से जनन को हम सजीवों का विशेष लक्षण नहीं कहते हैं। तो लिखेंगे कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, बंध, कामगार, मधुमक्खी, अनुर्वर मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता। कोई भी निर्जीव वस्तु जनन करने में सक्षम नहीं होती। बस, तो आपने अध्याय 1 में भाग 1 में यहाँ तक पढ़ा, 2 विशिष्ट लक्षण, 2 लक्षणों के बारे में, जीवों के 2 लक्षणों के बारे में पढ़ा। अब 2 के बाद 2 तीसरा है, चौथा है, 5वां, ये मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा थक जाने की वजह से मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, जुड़े रहिए, कक्षा 11 का भी मैं साथ साथ लेके अब चलूँगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए पढ़िएगा, जो भी डाउट हो उसे मैं आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आप आंसर लिख के देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन ये है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन ये है कि कोशिका क्या होती है। ठीक, चौथा क्वेश्चन, विशिष्ट लक्षण, सजीवों का विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं। 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए, इसके आगे टॉपिक्स में जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।